नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं। ये कहावत नहीं बल्कि गरीबी से त्रस्त एक आदमी के दिल का हाल है, जो महंगाई के अपनी चरम सीमा पर होने की तस्वीर बयां करती है। देश में बढ़ती महंगाई ने लोगों की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी। लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। लग्जरी और शौक तो दूर की कौड़ी, सब्जी और खाने के सामान तक लोगों की थाली से गायब होते जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच बढ़ती महंगाई ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की मार से पिछले एक साल में लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लोग बैंक में जमा पैसों से अपना घर चला रहे हैं, मजबूर हैं। जिनके पास पैसे खत्म हो गए वो मजबूर है अपने गहने गिरवी रखकर अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सरकार को क्या, सरकार तो अपना ही रोना रोती रहती है। मजबूरियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवा देती है। पिछले एक साल की बात करें तो खाद्य तेल, दूध, ब्रेड, चीनी के दाम कई गुना बढ़ गए। यही नहीं, पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ते हुए 15 दिन में रसोई गैस के दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। रसोई में हर दिन इस्तेमाल होने वाले खाने का तेल, आटा, चीनी, दालें, अनाज, दूध, चाय पत्ती, इस तरह के सामानों के दामों में भारी बढ़ोतरी अब लोगों से झेली नहीं जा रही है। जी हाँ, अब अति हो चुकी है। महंगाई उनकी कमर तोड़ चुकी है। मनरेगा में काम करने वाले लोग और दिहाड़ी मजदूरों के लिए तो रोजमर्रा के घरेलू खर्च चला पाना भी मुश्किल होता हुआ। वही कुछ कंपनियां दाम बढ़ाने की बजाय चला के दिखा देती है। वो प्रोडक्ट का कम कर देती है, उसका वजन कम कर देती है, ताकि बढ़ती महंगाई से हो रहे नुकसान की उसकी भरपाई हो सके। लेकिन जेब तो लोगों की कटती है। सरकार हो या कंपनियां, वसूलती तो जनता से ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सुनेगा गरीबों की? कब लगेगी बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। बढ़ती महंगाई अपने साथ बहुत सारे सवालों को लाती हुई, मसलन महंगाई की मार, जनता बेहाल। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। जनता का अब हाल बुरा हो चुका है, जनता बेहाल हो चुकी है, लेकिन किसी को मानो कोई परवाह नहीं। बढ़ती महंगाई पर कब लगेगी लगाम? इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोग बेकरार हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि किसके पास है ही नहीं। कोरोना के बाद अब महंगाई से कैसे उबरेगी जनता? महंगाई से निजात कैसे दिलाएगी सरकार? बढ़ती महंगाई में क्या खाए क्या कमाए? गरीब की गुहार कब सुनेगी सरकार? महंगाई की भट्टी कौन दिलाए राहत की घुट्टी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता हमारे साथ, अर्थशास्त्री, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। सत्ता में है आप लोग, प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी, फिर भी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोगों का हाल बेहाल है। जहर खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। क्या कर रही है सरकार? कब मिलेगी लोगों को इस महंगाई से निजात? खेमचंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। अब बोलिए, जी। प्लीज रिपीट करेंगे। खेमचंद जी, सत्ता में है आप लोग, लेकिन फिर भी आम जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सबके दाम आप खुद ही समझ रहे होंगे, 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में आम लोग क्या खाए क्या कमाए? देखिए, इट इज हाफ ट्रूथ। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, मैं मानता हूं, और उसके इंटरनेशनल रीजंस हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन गैस के रेट हमारी सरकार में इतने ज्यादा बढ़ गए हो कि भाई जो पिछली सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो, ऐसा गलत है। आप देखेंगे, जब हमारी सरकार आई 1250 रुपए में एक सिलेंडर होता था। आज उसकी जो कीमत है 900 के आसपास है। मैं नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। सब्सिडाइज सिलेंडर आज भी ऑलमोस्ट उतना ही है। रही बात पेट्रोल डीजल की, लॉन्ग टर्म का हमारा प्लान है, रोड मैप है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे तेजी से काम कर रहे हैं। इथनॉल पे काम किया जा रहा है 20% तक की। इसमें
जो पेट्रोल और डीजल है उसमें मिक्सिंग की जाएगी, तो जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी तो किसानों को भी, क्योंकि किसानों का जो गन्ना है वहां से फसलों से ये इथेनॉल बन रहा है, उनको भी लाभ होने वाला है और रेट पे भी कंट्रोल होगा। लॉन्ग टर्म में ये रेट्स स्टेबल होंगे, गिरेंगे, कम होंगे, ये पक्का है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीजों में रेट या तो स्टेबल है पिछले 7 साल में या कम हुए हैं, और गवर्नमेंट लगातार जो काम कर रही है, लगातार जनता को जो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर आपकी दावे सही है तो फिर महंगाई अपने ही रिकॉर्ड को क्यों तोड़ती हुई? आप रुकिए ना, महंगाई कहाँ, मैंने पेट्रोल डीजल को छोड़िए, फिर आपको बताता हूँ। क्या पिछले 7 साल में किराएदार के किराए के रेट बढ़े? आप देखेंगे मकानों में, पहले कांग्रेस के जमाने में मकान 100 रुपए का मकान 125 का, 125 का, 150 का, क्योंकि उस समय करप्शन होता था। वो करप्शन का पैसा सीधा सीधा आपका इसमें लगता था, मकानों में लगता था, रियल एस्टेट में लगता था, और उस रियल एस्टेट को उन्होंने आग लगाई हुई थी, और उसकी वजह से जो रियल बायर थे वो घर खरीद नहीं सकते थे। आज रियल बायर घर खरीद सकता है और आराम से वो किराए पे भी रह सकता है, ना किराए का रेट बढ़ा। आप देखिए खाने की चीजों के दाम देखिए, आप अनाज के देखिए, सब्जियों के दाम देखिए, आप आटा देखिए। आटा आपको 25 रुपए से लेके जो एमपी का आटा है वो 40-42 रुपए किलो मिलता है, वो 7 साल में बढ़ा नहीं। आप देखेंगे रेट, पैसे ही आप साग सब्जियों के रेट देखिए, रिजनेबल साग सब्जियों के रेट है। आपको बता रहा हूँ मैडम, मैं बाजार में जाता हूँ, आपको मेरे को बोलने दीजिए। दिखा रहे हैं सर, आप जो बोलेंगे उस पर विश्वास करेंगे या जो आंकड़े दिखा रहे हैं उस पर विश्वास करेंगे लोग? ये भी तो समझिएगा। आप रियलिटी पे करिए, आप रियलिटी पे करिए, आप सच पे करिए, आप मेरे पे भी मत करिए, आप आंकड़ों पे भी मत करिए, आप रियलिटी पे करिए। आप बाजार में जाइए, आप लिस्ट देखिए और आपको पता चल जाएगा कि 7 साल में जो रेट है वो स्टेबल रहे। और आपको बता देना चाहता हूँ 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा इसी सरकार ने फायदा पहुंचा है, 1.5 लाख पीएम किसान के माध्यम से। और सीधा सीधा जनधन अकाउंट के, जनधन अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर्स हैं, नहीं, अरे आप एक सवाल करिए, किसानों को किसान मान चुके हैं। जो किसान बैठे हैं हम सभी जानते हैं किस तरीके के किसान है, किस तरीके से महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके का उनका आचरण है, किस तरीके की उनकी बोली भाषा है, किस तरीके का उनका व्यवहार है, हम लोग सभी देख रहे हैं। किसान तो मान चुका है। इससे पहले किसानों को इतनी ज्यादा मदद किसी ने नहीं दी। 9 महीने पिछली बार फ्री में राशन दिया गया, इस साल भी लगातार राशन दिया गया है। मैं अभी गांव का दौरा करके आया था, हर व्यक्ति खुश है। 5 किलो पर हेड आपको अनाज मिलता है। घर में यदि 5 मेंबर है, गांव में तो 6, 7, 8 मेंबर होते हैं। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए आप, आप ही किस बात पर मैं कहना चाहती हूँ, आप ये बताएं आपको कैसे लग रहा है कि एक व्यक्ति खुश है? अगर पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं तो कोई व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है? खासतौर पर किसान जिसका सबसे ज्यादा लेना देना डीजल के साथ होता है, उसके दाम कहां से कहां पहुंच गए? इसको प्रूव करता हूं, मैं आपको मैथमेटिकल प्रूव करता हूं, आप मेरे को 2 मिनट दीजिए। आपने जो बोला है कि किस तरीके से किसान खुश है, प्लीज, पीएम किसान के माध्यम से छोटे किसान को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, यस और नो? मिल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जनधन अकाउंट में जो 20,000 हमारी ऐसी बहनें थी जिनके पास जनधन अकाउंट था, 30,000 करोड़ उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, 1,500 रुपए सीधा वहां पे लाभ। अब हर एक व्यक्ति को पर हेड 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 9 महीने तक दिया गया, पिछले साल और इस साल भी दिया जा रहा है। 5 किलो मतलब 20 रुपए किलो के हिसाब से भी आप लगाओगे तो 100 रुपए का अनाज पर हेड दिया जा रहा है। 5 मेंबर है, 500 का। यदि आप साल में 5 मेंबर के हिसाब से भी लगाओगे 6-7 हजार रुपए का अनाज पर हेड पर फैमिली मिल रहा है आपको। और वही मेंबर यदि ज्यादा है, जिनके 7, 8 या 10 हैं, तो उनका आप देखेंगे किस तरीके की कैलकुलेशन हो गई। 1,500, 6,000 रुपए पीएम किसान के माध्यम से कम 6 से 7 हजार रुपए अनाज के माध्यम से, कितना हो गया? 13-14 हजार रुपए का सपोर्ट सीधा गया है। उसके बाद अब आ जाओ, पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिए गए हैं, जो झोपड़ी में रहते थे, जो बिना घर के रहते थे, जो खुले आसमान में रहते थे। आज उनको अपना घर मिला है, और जब घर मिलता है तो उनको अपनी जो चिंता है वो खत्म हो जाती है, उनको बुढ़ापे की चिंता खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों को वो आप देखेंगे तो वो भगवान मान रहे हैं वर्तमान सरकार को बहुत ज्यादा धन्यवाद दे रहे हैं। अब आप नेक्स्ट आइए, पहले किसान महाजन के पास जाके हाथ पसारता था, 3%, 4%, 5% पर मंथ के हिसाब से ब्याज पे वो पैसा लेता था। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ना के बराबर ब्याज पे किसान को ऋण मिलता है, ना के बराबर ब्याज पे। अगर वो टाइम पे लौटा देता है तो उसमें भी रिबेट मिलती है। ये काम कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है। तो आज किसान अपने खेत पे, अपनी जमीन पे वो बैंक में जाके ऋण ले सकता है, और ऋण ले रहा है। और मैं ये चीज हकीकत में बता रहा हूँ, मैं गाँव में गया हूँ, आज किसान महाजन के पास नहीं जाता है। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन जी, क्या है असल तस्वीर?
सरकार तो लंबी चौड़ी फेरिस्त के साथ यहां पर दावे करती हुई, ये आंकड़े बताती हुई कि देखिए हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने वो काम कर दिखाया है जो आज से पहले इस देश में किसी सरकार ने किया ही नहीं। फिर आखिरकार क्यों इस तरह से महंगाई से लोग परेशान हैं? क्यों हर तरफ महंगाई की हाहाकार मची हुई है? क्या है असल तस्वीर? देखिए, जो महंगाई इस समय बढ़ रही है वो महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि जो तेल के दाम हैं वो काफ़ी हद तक आसमान छू रहे हैं। और जो तेल के दाम हैं, लोग सारे मार्केट के ऊपर कहते हैं, ये पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इसको मार्केट ड्रिवन के साथ लिंक किया था, पर जो कंपनियां हैं वो ठीक स्थिति नहीं बताती हैं मंत्री को और मंत्रालय को, और उसकी वजह से जो डिसीजन है वो गलत रहता है। जितना तेल कोई भी देश, हिंदुस्तान हो या कोई और देश हो, जो खपत करता है उसकी प्रोजेक्शंस की जाती हैं कि हमारी कितनी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं अलग अलग देशों के साथ। पहले हमारा सऊदी अरेबिया वगैरह और इराक के साथ होता था, बाद में फिर 1990 से जब इराक ख़त्म हुआ उसके बाद अलग अलग देशों के साथ एशिया में, ईस्ट एशिया में और जगह हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। और जो पिछले हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, जब करीबन $100-150 पर बैरल के हिसाब से चल रहा था रेट, उस समय 60 से 65 रुपये, 55 रुपये से, आई वुड से 55 से 65 रुपये पर डॉलर पर बैरल के हिसाब से साइन किए गए थे। और जब पिछले साल तेल के दाम गिरे और 18-20 रुपये पर बैरल के करीब आए, तो उस समय फिर वो रीनेगोशिएट किए गए और कम लिख किए गए। तो मतलब हमारा जो 98% के करीब जो डिमांड है तेल की हमारी, वो उस रेट से आती है, ना कि माध्यम जो मार्केट का रेट है आज की डेट में। जो मार्केट के रेट है उससे सिर्फ 1 या 2% जो एक्स्ट्रा हमारे को रिक्वायरमेंट होती है हर दूसरे तीसरे दिन के काम ज़्यादा होने की वजह से, वो खरीदा जाता है। दूसरी बात, जो तेल हम खरीदते हैं, जो आज मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा है, वो करीबन 2 से 3 महीने पहले हिंदुस्तान ने खरीदा है, क्योंकि ये कच्चा तेल होता है तो दूसरे देश से हिंदुस्तान के पोर्ट पे आता है। 1 से 1.5 महीना लगता है उसको आने में, उसके बाद 1 महीना लगता है कम से कम प्रोसेसिंग होने में, और आधा महीना कम से कम लगता है प्रोसेसिंग यूनिट से तेल स्टेशन तक पहुंचने में, ताकि मेरी गाड़ी में वो डल सके। तो जो 3 महीने पहले चीज खरीदी गई वो आज के दाम पे कैसे हो सकती है, चाहे वो ओपन मार्केट से खरीदी गई हो? ठीक है जी। तो इसलिए ये कहना कि ये ओपन मार्केट लिंक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल गलत है। ये तेल कंपनियां इसीलिए पिछले 3-4-5 साल से मुनाफे पे मुनाफा दिखा के सरकार को डिविडेंड दे रही हैं, पर ये गलत सिस्टम है जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले टाइम में 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया कि मार्केट मैकेनिज्म। पहले जो सिस्टम होता था, इवैल्यूएट करके एक फिक्स रेट रखा जाता था, बिल्कुल ठीक सिस्टम था, जिसमें इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होती थी, क्योंकि हम 98% जैसे मैंने कहा दाम खरीदते हैं। दूसरी चीज़, इस दाम के अंदर जो एक तेल का दाम अगर 1 रुपया मैं लगाऊं पर लीटर, तो उस 1 रुपये के अंदर करीबन जो है 70 से 80% इस समय टैक्सेस हैं, जो आज से 3 साल पहले करीबन 65 से 70% होते थे। वो टैक्सेस भी बढ़ के 70 से 80% है। तो जो एक्चुअल तेल का दाम है वो तो सिर्फ 10-15-20% ही है, जो पूरा तेल के दाम, मतलब 10-15 पैसा 1 रुपए के अंदर है सिर्फ। तो सरकार फिर आंखें मूंदे बैठी रहती है। और इसमें स्टेट भी है और सेंटर भी है, क्यों नहीं होती? तो दोनों ही जो है तारीख से वो कम कर सकते हैं। और हमने 1991 में 89 में एक ऑयल पूल अकाउंट सजेस्ट किया था, जब एनडी तिवारी वित्त मंत्री थे, और उन्होंने उसको लागू भी किया। इस सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी और 14 में आने के बाद भी उस ऑयल पूल अकाउंट में जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसको यूज किया। जो अभी भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो ऑयल पूल अकाउंट में ही गया है, और उसको यूज करके वो डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकती है, ताकि ये दाम, बिकॉज जो तेल के दाम होते हैं 3 से 6 महीने में मार्केट के अंदर रिफ्लेक्शन में दिखाई देते हैं, और इसीलिए हमारा इन्फ्लेशन करीबन 6% के आसपास ओवर कर रहा है। और आरबीआई भी चिंताजनक कर रहा है कि अगर ये 6% से और ज़्यादा बढ़ा तो उसके हाथ से बाहर निकलने की उम्मीद हो सकती है। तो इसलिए तेल के दाम कंट्रोल करना इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी चीजें खुद ब खुद फिर कंट्रोल में आ सकती है। तो ऐसे में सरकार कम से कम उस पर ध्यान को नहीं दे रही है, बाकी की तमाम चीजें गिनवाने की बजाय। चलिए ठीक है, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, वो और बेहतर तरीके से और डिटेलिंग में बताएंगे। मनीष जी, सरकार कह रही है कि हम तो भाई कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई लोगों की आर्थिक कमर को लगातार तोड़ती हुई अब तो हद इतनी हो चुकी है कि लोगों ने बस अब कह दिया है कि अब और नहीं सहा जा रहा, अब और नहीं झेला जा रहा है। लेकिन लोग भी बेबस है, करे तो क्या करे। कंपनियां, सरकारें अपने नुकसान भरपाई के लिए आम जनता की जेब से काट लेती है। आम जनता कहां जाए, वो किससे गुहार लगाए? देखिए, यही फर्क है। अगर हम याद करें राजीव गांधी जी के समय में जब वित्तीय घाटा बढ़ जाता था
तो नोट छापकर घाटे की अर्थव्यवस्था को मैच कर दिया जाता था। यानी रुपया तो आ गया, ये अलग बात है कि रुपए की बाइंग पावर घट गई। अभी बिल्कुल अच्छी तरह समझाया गया कि कैसे ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा पे कर रही है गवर्नमेंट। अब ऑयल के बढ़ने से क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे। तो जब ट्रांसपोर्टेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है तो मैं समझता हूं ऑयल के जिस तरीके से रेट बढ़े पिछले 6 महीने से 1 साल में लगभग 1 रुपया किलो तो कम से कम आइटम बढ़ गया है। हर आइटम पर 1 रुपए किलो का फ्रेट बढ़ गया है। और अगर मल्टीपल फ्रेट होता है, एक आइटम गया वर्क इन प्रोसेस के लिए गया, वहां दूसरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया, तो लगातार मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब उसके ओवरहेड में ऐड होगी तो वो महंगाई तो बढ़ेगी। और फिर वो महंगाई चाहे पनीर हो या गेहूं हो या फिर कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो, सब पर इक्वली आएगी। और जितने भी सर्विस प्रोडक्ट होते हैं वो और एक्यूमुलेट करते हैं मेजर प्रोडक्ट्स को कॉस्ट बढ़ाने में। तो ये मल्टीपल इफेक्ट होता जा रहा है। देखिए ये सर्कुलेशन है, अगर एक बार बढ़ने का सर्कुलेशन तेज होगा तो प्राइस बढ़ेंगे। और अगर घटेगा तो घटेंगे। देखिए प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने भी नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। जीएसटी कलेक्शन भी आप देखने लगातार 1 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं, अच्छा ये भी देखिए एक फर्क है अलग अलग गवर्नमेंट की। बीजेपी गवर्नमेंट की अप्रोच ये है कि सारा जनता से निकाल लो, अपना लॉस मत होने दो। और जबकि दूसरी गवर्नमेंट कई बार क्या करती थी, वो कहता सरकार जनता से चाहे झूठ बोलो या अपने देश को कमजोर हो जाने दो, बट जनता को राहत पहुंचाओ। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर थोड़ी मध्यमार्गी अप्रोच लाने की जरूरत है। ये नहीं कि सारा थोड़ा थोड़ा रिलैक्स दो। भाई एक तरफ तो एक वो सरकार थी जो पूरा बेनिफिट छोड़ रही थी, तो एक वो सरकार है जो कुछ भी बेनिफिट नहीं छोड़ रही। अरे भाई बीच का रास्ता निकालो, लाइफ चलने दी जाए। मेरे ख्याल से इमीडिएटली सबसे पहले पेट्रोल प्राइस पर, डीजल प्राइस पर, पेट्रोल पे उस पर ड्यूटी कट करने की जरूरत है, जिससे इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। अगर सेंटर की ड्यूटी कट होगी तो स्टेट की भी ड्यूटी कटेगी, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, एग्री प्रोडक्ट पे आएगा। देखिए हर जगह सिंचाई से अलावा सारे काम डीजल से होते हैं, पंप सेट से होते हैं। ठीक है। तो डीजल के प्राइस में कमी होगी तो उसका मल्टीपल इफेक्ट आएगा और मैं समझता हूँ इमीडिएट राहत मिलेगी। सरकार काम क्यों नहीं कर रही? जल्दी से खेमचंद शर्मा जी, आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। उसके बाद डॉक्टर अभिषेक राय और सुनील अरिहरे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से शर्मा जी। देखिए अभी हमारे वर्षासी मित्र ने बोला कि पुरानी सरकार ऐसी सरकारें थी जो चाहे देश का अनित हो जाए और देश का चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन जनता को झूठ ठाठ बोल के कुछ टेम्परेरी फायदा दे देती थी। हाँ ऐसा होता था, तभी कांग्रेस ने 1.5 लाख करोड़ के बॉन्ड जारी किए और फेक तरीके से जनता को डीजल और पेट्रोल में राहत दी। वो सारा पैसा जो आने वाली सरकार है उनको चुकाना पड़ा। हमारी पेट्रोल कंपनियां मुनाफे पे मुनाफा कमाती जा रही है। सर प्लीज सुन लीजिए, आपने सवाल किया, प्लीज सुन लीजिए, तभी लोगों को समझ में आएगा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार के पास चुकाने के लिए छोड़ दिया और 60,000 करोड़ रुपए उसमें से हमारी सरकार चुका चुकी है। आप देश का नुकसान करके आप फेक तरीके से ऐसा काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में जनता को वो भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ अपनी जेब दूसरे की जेब कुछ नहीं होती है, देश का खजाना है, उसको सही तरीके से उपयोग में लाना है। लेकिन आपकी जब सरकार आई थी, आपको याद है, लॉन्ग टर्म में आपको याद है वो नारेबाजी, सुन लीजिए प्लीज। अच्छे दिन की बात याद है सर आपको वो सारी चीजें? चले ठीक है, अच्छे दिन की बात याद है, अच्छे दिन की बात याद है, तभी आज 71 करोड़ के आसपास टीके लगे हैं, सबसे तेज और फ्री में टीके लग रहे हैं। आज तभी फ्री में अनाज सबको मिल रहा है, कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। आज तभी जो अच्छे दिन है उसी की वजह से किसानों को सीधे मदद दी जा रही है। और राजीव जी की सरकार में 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे मिलता था, आज 1 रुपये भेज रहे हैं और 1 ही रुपए जनता के पास जा रहा है। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नेंस है, इस समय अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, इस समय देश हित के बारे में सोचा जा रहा है, इस समय सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है, राफेल लाया जा रहा है। अरे पहले महंगाई से तो लोगों को निजात दिला दीजिए, ये तमाम चीजें तो बाद की बात है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल सके,
उनकी थाली में महंगाई फल फ्रूट आप शायद सब्जियां आ कंफ्यूजन सके, में है। बाकी सारी आज चीजें जो तो बात की बात मैक्सिमम है। माल ढुलाई है वो रेलवे के थ्रू हो रही है, और रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया नहीं है। मैक्सिमम आज किसान रेल चल रही हैं, आज दूध के लिए अलग से एक्सप्रेस चल रही हैं, आज किसानों की फल और सब्जियों के लिए अलग से ट्रेन चल रही हैं। मैक्सिमम लॉकडाउन के समय में जो माल तो ढुलाई आपके हिसाब से महंगाई है ही नहीं, ट्रेन के थ्रू हुई है। आपके हिसाब से महंगाई है ही नहीं, जो रोड ये सारी राहतें आपने सरकार ने दे दी है। ऐसा तो झूठ हो जाएगा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हम सस्ते करेंगे, और उसके लिए पूरा रोड मैप है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अभिषेक राय मिक्सिंग कह पे रही है काम चल रहा सरकार है, की और पेट्रोल डीजल के इंटरनेशनल दाम प्राइस कम भी कम डाउन करेंगे, होंगे, लेकिन जरा और हम सब्र लोग करो, इसके अब कई इंतजार तरीकों से करो, इसके रेटों को कम करेंगे। प्रोसेस चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन और ठीक है सर, आऊंगी आपके इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पास। व्हीकल हमारी सरकार में एज अ पॉलिसी ठीक है सर, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है, सुन लेते हैं डॉक्टर अभिषेक राय। शिल्पा जी, अभी मैं अपने भाजपा के मित्र को सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश का अनहित किया। देश बनता किससे भाई साहब? हमें आपसे सीधा सवाल है, देश बनता देश की जनता से, और देश की जनता का अगर आप हित नहीं सोच रहे हो तो देश का क्या हित सोच रहे हो? देश कोई बाउंड्री नहीं है, जो 130-135 करोड़ हमारे भाई बहन है, वो उससे देश बनता है, उससे हम हिंदुस्तानी बनते हैं। आप उनको नुकसान पहुंचाओ, उसको हित नहीं बोलते। ठीक है सर, एक बार सबको बोलने का मौका देते हैं, उसके बाद आती हूँ शर्मा जी आपके पास। पहले पूरा जवाब सुन लें। बोलिए जी, पहली बात तो इस पे कि देश बनता किससे, देश इंसानों से बनता है। इन्होंने 2014 में एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात फलाना सरकार। तो फलाना सरकार ने क्या किया? रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया, जो नवरत्न थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया। आज डीजल का दाम, इनके दो केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके घूमते थे, जो 1 अप्रैल 2014 को जो सिलेंडर 410 रुपए का होता था, आज वो 970 में बिक रहा है। 2.25 गुना बढ़ गया दाम। आप क्यों झूठ बोलते हो? आप सब्सिडाइज सिलेंडर के रेट को आप नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर से कंपेयर कर रहे हो। आप झूठ मत बोलो। 1250 रुपए का हमारी सरकार आई, जब यूपीए ने सरकार छोड़ी, 1250 सब्सिडाइज सिलेंडर का प्राइस था भैया। शर्मा जी, अगर आप सवाल तो सुन आज के प्राइसेस को सवाल सुन कंपेयर कर भी रहे हैं पूर्व की सरकारों से, तो सवाल तो तब भी आपसे पूछा जाएगा कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ आपकी सरकार चुनकर इसलिए तो लोग लेकर आए थे कि उन्हें वो त्रासदी ना झेलनी पड़े जो पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान उन्होंने झेली। तो सही रखिए ना, आप सब्सिडाइज सिलेंडर को सब्सिडाइज से करिए, नॉन सब्सिडाइज को नॉन सब्सिडाइज से करिए। मैं कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे 20 सेकंड और बोलने दें। जल्दी से सुनील जी, इंतजार कर रहे हैं। 20 सेकंड और पूछना चाहता हूं इनसे। जी, मैं शिल्पा जी इनसे पूछना चाहता हूं, जो उर्वरक खादों के दाम, जो आज किसान का मसला चल रहा है इस देश में, किसान महापंचायत हो रही है, आंदोलन हो रहा है, 1200 रुपए की डीएपी पे 1200 रुपए 2200 हो गई, पर बोरी, आपने बढ़ा दी। बोरी हम लोग सब्सिडाइज दे रहे हैं। अरे पहले पूरी बात तो सब्सिडी दे रहे हैं। कंप्लीट होने दे खेमचंद्र जी, सारे सवालों का जवाब लूंगा आपसे, सुन तो ले पहले। बिजली आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। हाँ। जो किसान सिंचाई ढुलाई और उसके लिए दाम बढ़ गए, आप आय दुगना करने का वादा करके आए थे, आपने तो लागत दुगनी कर दी, और उस लागत के बारे में आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। 2014 में जो महंगाई डायन होती थी, आज वो डायन नहीं है। चाहे वो दालों को आप पकड़ लो, चाहे वो क्या कहते हैं सरसों का तेल पकड़ लो, ठीक है सर। किसी चीज पे आपने कहा इन्फ्लेशन रोका? 50 रुपए किलो पिछले साल आलू बिका है, आपने उसे कहाँ रोका? ठीक है, और पिछले 15 दिनों में ही गैस के दाम 20 किस तरह से 50 रुपए बढ़ गए वो भी लोगों ने देखा। आप आलू से सोना तो नहीं बना रहे राहुल गांधी जी की तरह। सर इन आंकड़ों में इस तरह से जुमलों में लोगों को इतना फंसाकर आप हकीकत को जुटा नहीं सकते। महंगाई तो है और जबरदस्त महंगाई है, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। सर ठीक है, आऊंगी आप दोनों के पास, आऊंगी आप दोनों के पास। सुनील अहीरे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क तो ले दीजिए, एक सेकंड। आप दोनों ने अपनी बात रख ली है, आप दोनों को समय दे दिया क्या? सुनील अहीरे जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, कैसे मिलेगी लोगों को राहत, लग रहा है आपको? उम्मीद है कोई? हाँ जी, नाली के गैस से चाय बना सकते हो। देखिए बेसिकली आप जरा सबको शांत करेंगे। हाँ, तो बोलिए मैं बोलिए सर, बात कर पाऊंगा। सब सुन रहे हैं आपको, बोलिए। बेसिकली हाँ, जब से 6 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को और उनके सरकार को
सब कुछ मालूम था कि देश की आज वो बोल रहे कि परिस्थिति कैसी है क्या है, उसके बावजूद उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, हम सस्ताई करेंगे। देखिए आज उनको देश संभल नहीं पा रहा है उनसे। जैसे घर संभल नहीं पाता है तो लोग इसको उसको ब्लेम करने लगते हैं कि भाई मेरी सास ने मुझे पैसे नहीं देते, मैं ससुर के जो है पेमेंट कम था, कर्जा था, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। वो सब झूठी बातें हैं, हास्यास्पद बातें हैं, हंसने को आ रहा था मुझे। ये सब झूठी बातें हैं। वाजपेयी जी के समय बॉन्ड जरूर लिए थे, लेकिन हम 10 साल थे 2004 से लेके 14 तक हमने बॉन्ड के बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि हम देश अच्छी तरह से संभाल रहे थे। सब जो इनकम भी आ रहा था सभी जगह से आ रहा था। और तेल के बात कंप्लीट करना है, तो बीच में बात करना है, मतलब आप देखिए अब जैसे इनके पास दूसरा कोई इनकम ही नहीं रहा है। जो बॉन्ड का जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए आज तक भरे हैं इन्होंने 6 साल में, लेकिन इनकम जो है तेल के वजह से 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है। ये 25 लाख करोड़ कमाना जरूरी भी है, क्योंकि बाकी जगह से इनकम नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ गई है। अब सोल्यूशन ये है कि अगर ये तेल के दाम ईमानदारी से कम करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, रोलिंग बढ़ेगी, इकोनॉमी जो है बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट आएगी। ये फेक मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला करो। अभी मोदी जी के पास कहीं से इनकम नहीं आ रहा है और ये अंधे हो गए। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि इनकम तो बहुत आ रही है लेकिन लोगों को राहत देने की इनकी तरफ से कोई मंशा नहीं। और नहीं झूठ बोल रहे हैं। नहीं इनकम तेल के छोड़ के और कोई नहीं आ रही है। और ये इतने सुनिए मेरी बात, और वो जो इनकम आ रही है उसमें भी वो खर्चे फालतू के खर्चे कर रहे हैं, वो भी फालतू के खर्चे कर रहे हैं, अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हैं, कर्जे में है। और उसके बावजूद एक ही करके सर प्लीज एक ही करके, और एक दूसरे पर कोई व्यक्तिगत तंज नहीं प्लीज। जनता त्राई कर रही है। देखो ये बात नहीं ये गलत बात, ये देखो नहीं ये गलत। आपका समय आपका समय था तब आपको बोलना था। देखो ये कांग्रेस को बोलने भी नहीं देते। ये जनता के प्रतिनिधि की जनता की आवाज को दबाने का ये काम कर रहे हैं। मैं जनता की आवाज को दबाने का आप दोनों को ही लोग सुन रहे हैं। जनता खुद तय कर लेगी कि जनता की आवाज कौन उठा रहा है और कौन दबा रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश की सारी सरकारें एक दूसरे पर आरोप तो मर देती है, लेकिन क्या किसी ने कभी बैठकर ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर आम जनता के लिए कभी सोचा है? महंगाई से कैसे उसे राहत दी जा सकती है, इस बारे में कभी ख्याल किया है? पेट्रोल डीजल के दाम, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है महंगाई के बढ़ने के, और उन दोनों पर ही अगर आज की तारीख में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो बाकी चीजों की तो फिर बात ही कैसे की जाए। लेकिन उस पर भी सरकार अपनी ही दलीलें पेश करती हुई, तो ऐसे में लोगों को कैसे मिलेगी राहत? फिलहाल डॉक्टर से ब्रेक लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है बढ़ती हुई महंगाई की मार की वजह से जनता जो बेहाल हो रही है उसकी स्थिति की, कि कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है आखिरकार उस पर कब लगेगी लगाम? कोरोना और ऊपर से फिर महंगाई, ऐसे में इस डबल झटके से कैसे उभरेगी जनता? महंगाई से कैसे मिलेगी जनता को निजात? क्या कर रही है सरकार? गरीब की गुहार आखिर कब सुनेगी सरकार? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए सुनील अहिरे जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आपको ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा कम समय मिला था, आपको शिकायत न रह जाए। ये बताइए, जो बात अमन अग्रवाल जी ने भी उठाई थी कि जो मार्केट ड्रिवन पेट्रोल डीजल के दामों का जो फॉर्मूला था वो कौन लेकर आया था, और आज क्या देश उसी फॉर्मूले का खामियाजा नहीं उठा रहा है, भुगत रहा है? सुनील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है संपर्क हमारा कट गया है उनसे। डॉक्टर अभिषेक राय, आपके पास आते हुए, यहां पर जाहिर तौर पर महंगाई किस हद तक है ये किसी से छिपी नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, महंगाई की मार तो सभी को झेलनी पड़ रही है, लेकिन आम जनता जो बेहाल होती नजर आ रही है, अब वो किससे गुहार लगाए? क्योंकि सरकारें आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा देती है कि भाई
जो गड्ढे किए गए थे पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा हम उसे भरें, आगे काम करें, तो समय तो लगेगा। खेमचंद शर्मा ने भी अभी कहा कि पेट्रोल डीजल की दामों की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम उस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन वो जल्द कब होगा ये भी तो बड़ा सवाल है। ऐसे में इस बीच जनता कहां जाए, क्या करे, कैसे अपना घर चलाए? शिल्पा जी, यही बात तो कह रहा हूँ। जनता जनार्दन जब अपना वोट देती है, किसी के वादे पे वोट देती है, किसी के संकल्प पत्र पे वोट देती है, उसे ये लगता है कि हमारी बात ये सुनेंगे, पिछली सरकारों से हमारे लिए बेहतर करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सब्ज बाग दिखाया। ये जुमलों की सरकार है, इन्होंने एक सब्ज बाग दिखाया। 2014 में दिखाया कि बहुत महंगाई है, जब तब 60 रुपए डीजल होता था, आज 90-100 बिक रहा है। तो इन्होंने वो सब्ज बाग दिखाया, लेकिन आज जनता के साथ क्या हुआ? जनता आज छला महसूस कर रही है। वही किसान जो 9 महीने से सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करने के लिए इनके सरकार के पास समय नहीं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि कोई आंदोलन इतना लंबा खिंच रहा है और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। अगर इनको इतनी चिंता होती जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो विपक्ष को कितनी चिंता है जनता की? विपक्ष कैसे महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, जरा बताइए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ शिल्पा जी। विपक्ष पहले दिन से उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सिलेंडर के दाम कम करिए। आपने 15 दिनों में 50 रुपए बढ़ा दिए, आपने सब्सिडी कम कर दी। क्यों? जनता जो कोरोना से वैसे ही पहले से उसकी अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, आप जनता पे डबल मार क्यों मार रहे हो? अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, कह रहे थे कि जनता सही वसूला। मनोज जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या कहते हैं, जनता से ही सारे चीजें वसूलने के काम करती है, जनता को सब्सिडी देने के काम ही। और वो इसको देशहित कह रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कि ये देशहित है। देशहित देश की जनता से जुड़ा हुआ है। अगर आप जनता की नहीं सोचोगे, जिन्होंने चुन के आज आपको कुर्सी दी है, तो वही जनता आपको 2022 में 2024 में हटाने का काम करेगी। जनता जनार्दन बहुत समझदार है। आपने केरोसिन बंद कर दिया उज्ज्वला के उसके चक्कर में, और आज आप बताओ, आप सिलेंडर, क्या वो उज्ज्वला का सिलेंडर दोबारा रिफिल हो पाएगा? दोबारा रिफिल हो पाएगा? आप बताओ। 970 रुपए आप लोगों ने कर दिया। आज उज्ज्वला जो सिलेंडर मिल रहा है, आप मुझे बताओ, जो दालें कहते हैं ना गरीब। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे खेमचंद शर्मा से, लेकिन उससे पहले मनीष गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री है। मनीष जी, आपने अपनी बात में 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स यहाँ पर उठाए थे और दोनों पेट्रोल और डीजल से जुड़े हुए थे। ऐसे में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आने चाहिए तो राहत मिल जाएगी लोगों को? क्योंकि जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आएंगे तो खुद ब खुद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिड्यूस हो जाएंगे और महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। इज इट पॉसिबल? और अगर पॉसिबल है तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा शिल्पा जी आपने कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के अंदर आने चाहिए। अब देखिए, जीएसटी के अंदर आए या रेट कम हो, बात एक ही है। बात सिर्फ ये है कि रेट कैसे कम हो। हाँ। अब इसको दूसरे आईने से देखते हैं। अब इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम अपने देश की जनता को वैक्सीन फ्री देना चाहते हैं, अगर हम अपने देश की जनता को, गरीब जनता को, 50 करोड़ जनता को खाना फ्री देना चाहते हैं, अगर हम देश के किसानों को सम्मान निधि भी देना चाहते हैं, उसके बाद एमएसपी भी दे देना चाहते हैं, उसके बाद हम कर्जा भी उनका माफ करेंगे, और अगर ये सब करने के बाद अगर देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, सरकारी कर्मचारी को अगर तनख्वाही ना मिले, देश दिवालियेपन की तरफ जाएगा, तो जिम्मेवार कौन होगा? एक बात। अब मुझे आप एक बात बताइए, हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ सोचते हैं क्या? मुझे बताइए, पिछले 35 सालों में हम लोग 75 करोड़ से 140 करोड़ हो गए हैं। इस पर कौन ध्यान देगा? देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे संसाधन कितने घटते जा रहे हैं, सुरसा के मुंह की तरह। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका एक रीजन ये भी है कि जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है। जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो घटते जा रहे हैं। भूमि पर, कृषि भूमि पर, अनाज की बोरी पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। हमें जनसंख्या पर काम करने की जरूरत है, जिस पर ना कांग्रेस के नेताजी बोल रहे हैं, न ही आपके दूसरी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चुप दम साधे बैठी हुई है कि कहीं इसका राजनीतिक
परिप्रेक्ष्य ना लगाए जा सके। अरे मैं ये कहता हूँ महंगाई की समस्या का सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो हमारी जनसंख्या है। चलिए सर, और उस पर अब भी काम हमारे हो रहा देश है। की अब जनसंख्या फिलहाल में राहत पर बात सबसे होनी चाहिए कि ज्यादा कैसे आज राहत मिल गरीब सकती बढ़ते जा है। रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल राहत के लिए सबसे पहले इमीडिएटली पेट्रोल और डीजल के दाम में कट करना जरूरी है। अब वो कैसे और होगा, पेट्रोल यही तो में बड़ा करने सवाल है। का अमन डीजल में अग्रवाल जी, जरूर आपको कट क्या करने लगता की है? जरूरत है। आप भी क्योंकि एक्सपर्ट डीजल हैं। ज्यादा तेजी से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, देखिए- जान लेते हैं अग्रवाल जी से। देखिए जी, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान जो है एक आम आदमी की धरोहर है। आपकी मेरी जो टैक्स पे करता है, ना ये बीजेपी की है, हाँ। ना कांग्रेस की है, ना हाँ। किसी और पार्टी की। हाँ। जब ये लोग बात करते हैं तो इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने ये किया, तो तुलना देश की हित में ना होके पार्टी हित में हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जीएसटी के अंदर बार बार बात की जा रही है, तो जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा? अगर हम इसको हाईएस्ट स्लैब में भी रखें 28% में, हाँ। और उसके ऊपर 100% सरचार्ज भी लगा दें, हाँ। तब भी 56% टैक्स बैठता है। इस समय जैसे मैंने आपको बताया 70 से 80% जो इस समय तेल का दाम है उसमें टैक्स है। टैक्स तो ऑटोमेटिकली वो जो टैक्स इमीडिएटली कम होगा, अगर 100% भी लगा के सरचार्ज लाती है सरकार, हाँ। तो उस केस में ऑटोमेटिकली 1/3 दाम कम हो जाएगा और उसे एक मेजर राहत मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सरकार की बात कह रहे हैं, ज्यादातर स्टेट्स में तो बीजेपी ही है, तो उसको कौन रोकता है कि वो जीएसटी काउंसिल के अंदर मंत्री के माध्यम से, जो वित्त मंत्री हैं स्टेट्स के, उनके माध्यम से उसको लागू करवाए। तीसरी बात, ये जो टैक्स के बेसिस पे सरकार चलाने का मुहिम है, ये आज से 100 साल पहले चलता था। अगर सिंगापुर का मॉडल देखें, सिंगापुर ने तो जीरो टैक्स कर दिया था, तो वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको तो कोई इनकम ही नहीं होती। अगर टैक्स के माध्यम से ही पैसा कमाना है, वो तरीका ठीक नहीं है। हमें पैदावार, प्रोडक्टिविटी, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं स्टार्टअप करें, स्टैंड अप करें, बड़ी सारी योजनाओं की बातें करते हैं, बैंक की फाइनेंस की बात करते हैं, पर बैंक का फाइनेंस मिलता है क्या? एक मैनेजर उसको पास करता है क्या बिना कुछ पैसा लिए, या बिना पैसा लेके भी? जब मिलता ही नहीं है कोई चीज, तो उसको कैसे बात बनेगी? अब ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, इन्होंने गैस भी दी, सिलेंडर भी दिया आम आदमी को, हाँ। पर उसके पास साधन है कि वो आज जाके 900 या 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद के अपना घर चला सके, और चीजें हैं नहीं माध्यम उसके पास। आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, पर आप किसी को बैसाखी देके बढ़ाना चाहते हो या पावर देके? सारी अलग अलग, कांग्रेस ने कहा फ्री बिजली देंगे किसान को। अरे भैया, बिजली तो दो, फ्री तो छोड़ो, वो पैसा देने को तैयार है, बिजली तो दो। बिजली तो उसको आधा घंटा ना मिले है, तो वो चलाएगा कहां से अपनी कारीगरी? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको बिजली नहीं मिलती, घरों के अंदर बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती, कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती। करने तो बात है ना, मुफ्त में देके उसको अपाहिज कोई नहीं बनना चाहता। हाँ। हिंदुस्तानी बहुत श्रमप्रिय है, और इसीलिए विश्व के अंदर हिंदुस्तानी ने दिखा दिया, एक एवरेज हिंदुस्तानी ने दिखा दिया कि वो कितना काम कर सकता है और किस सर पे चढ़ सकता है। पर अगर आप उसको साधन दें, एक माहौल दें काम करने के लिए। अगर आप कहें मैं तो फ्री में ही दूंगा सब कुछ, अरे फ्री में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, आप उसे चीजें दीजिए, वो दाम भी देने को तैयार है, और तो चीजें तो दीजिए। बिल्कुल ठीक है। सुनील अहीरे जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सुनील जी, कांग्रेस कैसे महंगाई के मुद्दे पर आम लोगों की आवाज बनती हुई? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जीएसटी और रॉन्ग जो नोटबंदी की है इन्होंने गलत तरीके से, हमारे समय भी आए थे वो प्रपोजल लेके कि नोटबंदी करो। अच्छा। लेकिन हमारे पास अर्थतज्ञ सारे थे, क्योंकि जो नोट जाते हैं वो वापिस वहाँ ब्लॉक करके दूसरे प्रिंट करके हम लोग सर्कुलेशन में डाल सकते हैं, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है काला धन के लिए। जो गलत होते हैं वो पहले भी मशीन लगाए थे सब जगह कि अगर फेक नोट है तो वो अलग हो जाती थी। लेकिन ये लोगों का एक गुमराह करके सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने अपने 8-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो आप इस महंगाई के पीछे नोटबंदी के गलत फैसले को बता रहे हैं? बिल्कुल, नोटबंदी का ये ऐसा बांध छूट गया है कि जीएसटी जो गलत जीएसटी है उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 पैसा नहीं आ रहा है जीएसटी से, इनकम टैक्स से। ये सिर्फ सारा पैसा जो है एक ही इसके ऊपर डाल दिया इन्होंने, ऑयल के ऊपर। और ऑयल एक ऐसी चीज है, अगर वो बढ़ गई तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाते हैं, सारी चीजें ऑयल के ऊपर डिपेंड है। हाँ। सारे महंगाई उसी की वजह से बढ़ी है, सिर्फ ऑयल की वजह से। आप एक बार ऑयल को बंद करके अच्छी तरह से जीएसटी नीचे लगा लीजिए। नोटबंदी का जो अभी आपसे निकल गया है, आप जो है पहले 4-10 अंबानी अदानी जैसे 4-10 लोगों को लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी नीयत खराब है।
आप जनता को कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ लूटना चाहते। ये गोरे जो आए थे भारत को 150 साल लूट के गए, अब ये काले अंग्रेज है। अब ये काले अंग्रेज जो सिस्टमेटिकली लूट होना रहे था हैं। वो हो चुका है। अब आप लोगों के लिए कैसे खड़े हुए हैं, कैसे उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताइए। जो होना था वो हो चुका है, अब लोगों को कैसे राहत पहुंचेगी, विपक्ष इसके लिए क्या कर रहा है? जो होना था है हो चुका और सब हो गया, ऐसा नहीं है। हम क्या मरे? जो होना था हो गया, हम मर जाए सब लोग, ऐसी बात नहीं है। हमको जो होना है वो उसको रोकना है। अगर गलत चीज को रोकना है, उसको रेक्टिफाई करना है। नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे पास एक्सपर्टी है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि हम उनको एक्सपर्टी देने के लिए तैयार है। हमारे पास 10 लोग हैं, शास्त्रज्ञ हैं, अर्थशास्त्रज्ञ, उनके साथ बैठे। लेकिन इनका एरोगेंस है। जब तक हम अरे तो फिर उतरिए ना सड़कों पर, जबरदस्त तरीके से रणनीति बनाते हुए घेरिए ना सरकार को। सड़कों पर दिखिए, गली गली में, कूचे कूचे में दिखिए आप लोग दिख रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर। देखिए, प्रॉब्लम ये है मैडम कि कुछ जो चैनल है, 70% चैनल जो है ये नरेंद्र मोदी जी के जो मित्रों के हैं। हम लोग सड़क पे है लेकिन वो दिखाते नहीं है। प्रॉब्लम ये है। हम लोग का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया भी खरीद लिए क्या? सोशल मीडिया पर तो आप डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रबल तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का। सर आप असल मुद्दे पर आइए, आप असल मुद्दे पर आइए, अपनी तैयारियों पर आइए। आपको याद है कांग्रेस के समय जब महंगाई बढ़ा करती थी, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ा करते थे, बीजेपी किस तरह से प्रदर्शन करती थी? आपको याद है वो दिन? तो आप कांग्रेस सड़कों पर उस तरीके से फिर क्यों नहीं उतरती दिखती है? क्यों जबरदस्त प्रेशर सरकार पर बनाती नजर नहीं आती है? इसलिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे सवाल जो यहाँ पर सरकार पर खड़े हुए हैं, शर्मा जी उनका जवाब देना चाह रही है। शर्मा जी, मूल प्रश्न एक ही, लोगों को महंगाई से राहत कैसे मिलेगी और कब मिलेगी? देखिए, राहुल गांधी जी तो ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा है। अभी तक उनकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाता है। उनके हर एक राज्य में रायता फैला हुआ है और वो जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो दुष्प्रचार बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है वो देशों का महंगाई पे बात करते हैं शर्मा जी, व्यक्तिगत तंज नहीं। राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस समय आपकी सरकार लोगों ने चुनी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए। सरकार जनता के लिए होती है, जनता के काम करने के लिए होती है। बिना जनता के सरकार नहीं होती। और हमें ये भी अभी हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने भी ये बताया कि हमें लॉन्ग टर्म में काम करने की जरूरत है। पुरानी सरकार ने लॉन्ग टर्म में काम नहीं किया। लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार हमारी मांगे बढ़ रही है, लगातार हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। अगर इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया होता, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना बता दीजिए सर, आप लाना चाहते भी है कि नहीं? या तो आप सवाल करते रहिए। नहीं, लेकिन आप तो अपनी उपलब्धियां गिनवाने लग जाते हैं। शर्मा जी, उपलब्धियां नहीं सुनना लोगों को, आप लोगों को राहत सुननी है। ये बताइए समाधान क्या हो सकता है? प्लीज, समाधान ही बता रहा हूँ आपको। बताइए। क्योंकि अभी सब लोग बोले, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म में काम किया होता, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ पे यूज हो रही होती, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल होता, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज होता, तो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी कम होती, और डिपेंडेंसी कमी होती तो ऑटोमेटिकली रेट कम होता है। इन्होंने इथेनॉल की जो मिक्सिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए थी, वो इस सरकार ने शुरू करी। और अब 20% का हमारा टारगेट है, हमारा लॉन्ग टर्म रोड मैप है, और हम इसको कम करके रहेंगे। लेकिन अमन अग्रवाल जी तो कह रहे हैं कि आप जीएसटी में लाइए, अपने आप दाम कम हो जाएंगे। आप प्लीज सुनिए, अमन अग्रवाल जी की बात आपने सुनी? जीएसटी में लाने के लिए हम तैयार हैं, और जीएसटी काउंसिल में सभी स्टेट्स होती हैं। जब जीएसटी काउंसिल में जाते हैं तो कांग्रेस के जो सरकारें हैं, जो विपक्ष की सरकारें, वो पीछे हट जाती हैं। और जीएसटी काउंसिल में कोई भी जो बात होती है, कोई भी जो नया स्टेप होता है, वो सभी की सहमति से लाने की कोशिश, यानी कि कांग्रेस वहां पर रोड़ा अटका देती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब आगे सुनिए, कांग्रेस और विपक्ष की जितने भी स्टेट्स हैं, आप बोलिए कौन सी स्टेट ने बोला कि जीएसटी में लाइए? कौन सी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इन्होंने बोला कि जीएसटी में आप लाइए? ये सिर्फ दो मुही राजनीति करते हैं। रही बात इस सरकार की, ये सरकार लॉन्ग टर्म में हमारे देश के हित के लिए, हमारी जनता के हित के लिए जो भी उचित काम हो वो करने की कोशिश कर रही है। क्यों नहीं ये राफेल खरीद पाए? क्यों नहीं ये बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए? क्यों नहीं जो पहले महामारियां थी उनमें फ्री और जल्दी वैक्सीन दे पाए? आज भारत विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीन लगा रहा है, सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा रहा है। क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि मोदी जी का विजन है। क्यों लगा पा रहा है? इस सरकार की ये कमिटमेंट है कि हमें, लेकिन इसी भारत में लोग महंगाई से त्राहिमाम भी कर रहे हैं, वो भी तो ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास, समय की कमी है, जल्दी जल्दी से आप सभी का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जा रहा है आज 11:30 सुनील अहिरे जी, जल्दी से
जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। बिना बिजली के नहीं है। ठीक है, शर्मा जी कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में जब बात रखने की बारी आती है तब तो आप लोग बोलते नहीं, दोहरा रवैया है आपका, ही दोहरा चरित्र है आपका। 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर दिए गए। ठीक है शर्मा जी, देखिए ये भाषण का मंच नहीं है, सुन लेते हैं। ठीक है ठीक है, फाइनल कमेंट सर मुझे लेना होगा सबका। सुनील जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर, समय की कमी है। शर्मा जी ऐसा है, आपने बोला गैस सिलेंडर दिए, वो भी सब्सिडी खत्म हो गई। आपने बोला वो वैक्सीन दिए, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है वैक्सीन का क्या हाल है। स्टेट गवर्नमेंट भी दे रहे हैं वैक्सीन और सब दे रहे हैं। आपने बार बार बोला, हमने तभी भी आपने वैक्सीन जो है अभी भी लोगों को लगी नहीं है, 20-25% ही लगे हुए हैं। और ये बातें झूठी बातें मत फैलाओ कि जीएसटी काउंसिल ये वो, आपने जीएसटी का स्ट्रक्चरली डिजाइन खराब कर दिया है। आपको जीएसटी का कुछ मालूम ही नहीं है, आपको फाइनेंस का कुछ मालूम नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के बारे में मालूम है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, फाइनल कमेंट आपका। महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी या सिर्फ ये राजनीति ही देखने को मिलेगी? शिल्पा जी, बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, रॉबिन हुड की कहानी। उस कहानी में ये था ना कि रॉबिन हुड जो है गरीबों को लूटता था और अमीरों को लूटता था, गरीबों की मदद करता था। यहाँ इस समय जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आप समझ नहीं है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है वो महंगाई की वजह से। और वैक्सीन किसके लिए दी जा रही है? अमीर मित्रों की मदद करी जा रही है, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो। फ्री में राशन किसको दिया जा रहा है? सुन लीजिए, सुनिए, बनी है वो गरीबों अभी आप वैक्सीन की बात कर रहे थे, फ्री में सिलेंडर दिए गए, फ्री में एलईडी बल्ब दिए गए, और फ्री में आप देखेंगे हर योजना दी जा रही है गरीबों के लिए दी जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत घर किसके लिए दी जा रही है? गरीबों के लिए दिए जा रहे हैं। आप कैसी बातें करते हैं? सारी योजनाएं, सारे ठीक है मनीष गुप्ता, आप बातें कर रहे हैं उल्टी। ये हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है। मनीष गुप्ता के लिए काम करने वाली सरकार है। फाइनल कमेंट आपका। ठीक है शर्मा जी, ठीक है सर, दूसरों को भी बोलने देते हैं। हेमचंद शर्मा जी, अभिषेक राय, प्लीज सब लोगों के साथ, सर सबको एक साथ मिलकर उनके भी कंक्लूजन आने दीजिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू मनीष गुप्ता जी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर भाई ड्यूटी को राहत की आवश्यकता है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्र हित में टैक्स वसूलना जरूरी है। ठीक है, लेकिन टैक्स ऐसे वसूला जाए जैसे सूरज जमीन से अपना पानी लेता है, महसूस भी नहीं होता और गर्मी से पानी चला जाता है। टैक्स की व्यवस्था भी ऐसी हो कि जनता त्राही त्राही ना करने लगे। तो थोड़ा थोड़ा कर वसूला जाए। हाँ, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी शुरू की है ना, हाँ। वो रेवेन्यू शुरू करेगी। तो हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ भी जाना पड़ेगा, है ना, सौर ऊर्जा की तरफ अपनी जाना डिपेंडेंसी घटानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, पे जाना पड़ेगा, जिनसे कि हमारे ऑयल की डिमांड घटे। ऑयल डिपेंडेंसी घटानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, बिल्कुल, ताकि उनके दामों को नीचे लाया जा सके। ठीक है अमन अग्रवाल जी, जाते जाते कैसे मिलेगी लोगों को महंगाई से नीचे, और ये परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा देश के लिए? ठीक है अमन जी, फाइनल कमेंट आपका। जीएसटी में लागू करना बहुत जरूरी है। हाँ। फुल अकाउंट जो हमने क्रिएट करवाया था उसके अंदर पैसा पड़ा है, उसको इस्तेमाल मुझे 10 सेकंड चाहिए शिल्पा जी, और लॉन्ग टर्म मेजर लेने चाहिए। बट जब कोई चीज आईसीयू वाली हो तो उसको हम जनरल वार्ड में नहीं रख सकते, और उसको ध्यान रखना सरकार को जरूरी है आज की जरूरत है। और आरबीआई ने भी चेतावनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये दी है कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ पर कंट्रोल से बाहर है। और आज की तारीख में महंगाई आईसीयू वाली स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसे में गंभीरता से इस तरफ हमें ध्यान देना होगा, इसके समाधान के बारे में खोजना होगा। अभिषेक जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद खेमचंद शर्मा जी। जय शिल्पा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी ये लोग वैक्सीन की बात कर रहे थे। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से हलफनामा डालते हैं कि वैक्सीन डेवलप करने में उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, 47 करोड़ रुपए वो वैक्सीन को दे रहे हैं। ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटलों में 795 रुपए की वैक्सीन लग रही है कोविड की। तो ये सफेद झूठ ना बोले कि सबको वैक्सीन लगा रहे हैं, ये सफेद झूठ है। ये जनता को बरगलाने काम ना करें, ये सफेद झूठ है। और फ्री वैक्सीन की कीमत पर कम से कम महंगाई की वसूली ना करें। खेमचंद शर्मा जी जाते जाते देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कितना और अभी उन्हें इस मार को झेलना पड़ेगा, कब उन्हें राहत मिलेगी सर?
महामारी के समय में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को वैक्सीन मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को सपोर्ट मिले, हर व्यक्ति को अस्पताल, हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिले, इस पे सरकार तेजी से काम करे। हर व्यक्ति को भरपेट खाना भी मिल जाए, भोजन भी मिल जाए। हम रिन्यूएबल फ्री नहीं टैक्स मत वसूलिए, और हम फ्री नहीं दी टैक्स मत वसूलिए, झूठ मत बोलो। चलिए देखने वाली बात होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अब बात तो कह रही है, लेकिन वो काम कम हो कब तक पाते हैं। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी सर, उसके लिए करना होगा इंतजार। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता देते हैं। बाहरी राजनीति कम से कम गरीब के पेट को तो बख्श देती। चलिए मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।